Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 411 टू ऑनवर्ड डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, 411 में एग्जामिनर कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता है एक फॉर्मेट है, यानी कि एक रिकॉर्ड है असल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो रिकॉर्ड है फॉर्मेट वाइज, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है सिंगल एंट्री, तो हमने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिंगल एंट्री नहीं होती। ठीक है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको पता है डेबिट साइड भी होती है और क्रेडिट साइड भी होती है। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट करने से हमारे मुल्क में रेवेन्यू आ रहा होता है, तो जो भी हमारी एक्सपोर्ट होती है वो आपको पता है क्रेडिट साइड पे हम लिख रहे होते हैं, और जो भी हमारी इंपोर्ट हो रही होती है वो हम डेबिट साइड पे लिख रहे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये डबल एंट्री होती है। ठीक है, तो डबल एंट्री तो बात ठीक है। फिर वो कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अक्रूवल बेसिस या कैश बेसिस भी होता है। असल में अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस या अकाउंटिंग की टर्म्स हैं। ठीक है, अक्रूवल बेसिस का मतलब है, अक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि जब आपका एक्सपेंस इंकर हो जाए, ठीक है, तो आप फ़ौरन से उसको रिकॉर्ड कर लो। और रेवेन्यू के बारे में ये कि जब रेवेन्यू आपने रिसीव किया है तब रिकॉर्ड करना है। रेवेन्यू जब आपने इंकर अर्न किया तब रिकॉर्ड नहीं करना है। जब रेवेन्यू रिसीव कर लोगे तो उसको रिकॉर्ड करना है। और कैश बेसिस पर आपका क्या है, जो भी कैश ट्रांजैक्शन होगी, जो कैश इनकम होगी उसको रिकॉर्ड कर लो, और जो कैश एक्सपेंस होगी उनको कैश पे रिकॉर्ड कर ले। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अक्रूवल बेसिस पे भी चल सकता है, कैश बेसिस पर भी चल सकता है। ठीक है, क्योंकि सारी ऑप्शंस ऑल ऑफ दी ऑप्शन करेक्ट का ऑप्शन नहीं है, तो दैट्स वाई हम इसमें डबल एंट्री के ऊपर फोकस करते हुए इसको राइट ऑप्शन कंसिडर करेंगे। 412 में कह रहा है लिथियम इज एन इसेंशियल मेटल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक कार में लिथियम इस्तेमाल होता है। इफ 10% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ लिथियम, अगर लिथियम 10% महंगा होता है, इट सप्लाई इंक्रीज बाय 15%। इसका मतलब प्राइस ज़्यादा होने से सप्लाई लिथियम की ज़्यादा हो रही है। यहाँ तक उसने कहानी सुनाई है। दिस लीड टू 5% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक कार। अब इससे होगा क्या, लिथियम महंगे होने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होने से प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक कार ज़्यादा होगी। व्हाट इज़ द प्राइस इलास्टिसिटी फॉर लिथियम। अब देखें यहाँ पर उसने जो बात की ना 5% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक कार, ये हमारे लिए इरेलीवेंट हो गई। क्यों उसने, क्योंकि जो प्राइस इलास्टिसिटी मुझसे पूछी है वो लिथियम की पूछी है। अच्छा, ये सारी वीडियोस बनाने का स्टूडेंट मकसद ये होता है कि आप लोग कंसेप्चुअली कॉन्सेप्ट तक पहुंचे। समटाइम आप एमसीक्यूज की कीज़ को रट्टा लगा के चले जाते हैं, तो दैट्स वाई एग्जाम में ना वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, और थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करता है, क्योंकि आप रट्टा लगा के होते हैं, तो आप रट्टे वाला ऑप्शन ढूंढ रहे होते हैं या मिल नहीं रहा था, तो फिर आप गैस की बेस के ऊपर चलते हैं, तो दैट्स वाई प्रॉपर फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए मैंने हर एक एमसीक्यूज की वीडियो बनाई है ताकि आप इनको देखें और इनसे कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग लें और अपने कंसेप्ट को इम्प्रूव करें, और कंसेप्ट वाइज एग्जाम में अब परफॉर्म करें, तो उससे ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज चेंज भी कर दे तो हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, अगर हमारे कंसेप्ट सही होंगे। ठीक है, तो अब उसने जब प्राइस इलास्टिसिटी पूछी लिथियम के लिए पूछी, तो कार की बात मेरे लिए इररेलेवेंट हो गई। अब लिथियम में देखिए हो गया, हुआ क्या, सप्लाई इंक्रीज बाय 15%। इसका मतलब प्राइस और सप्लाई में जो इलास्टिसिटी यूज़ होती है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। व्हाट इज द चेंज इन सप्लाई, दैट इज 15%। तो ये हमारे पास आ गया 15%, और प्राइस में क्या चेंज आया 10%, तो यहाँ पर हमारे पास क्या देगा 10%। परसेंटेज परसेंटेज से कैंसिल, 15 डिवाइड बाई 10, आंसर इज 1.5। तो 1.5 कहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास ऑप्शन बीटा में, तो सो दैट बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए 413 देखते हैं। 413 में वो कह रहा है विच आर द फॉलोइंग वुड रिड्यूस इन्फ्लेशन, इनमें से किस रीज़न की वजह से इन्फ्लेशन कम होगी। तो हमने देखा ये इन्फ्लेशन कम, तो अल्फा में पढ़ा इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जब डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होगा इसका मतलब हमारी इनकम पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो हमारी इनकम कम रह जाएगी। जब हमारी इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी कम कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी कम कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली इनकम के कम होने से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। और आपको पता है जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो इन्फ्लेशन जो है
इन्फ्लेशन जो है वो क्या हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। अगर अगर हम क्लासिकल इकोनॉमीज की डायग्राम भी बनाएं तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड है और ये हमारी इकोनॉमी में प्राइस थी, ठीक है। तो देखें जैसे ही ये एग्रीगेट डिमांड कम हुआ, एग्रीगेट डिमांड यहाँ से कम हुआ तो इक्विलिब्रियम यहाँ से चेंज होकर यहाँ पर आ गया, तो देखिए हमारी इकोनॉमी प्राइसेस डाउन हो गई। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड के कम होने से इन्फ्लेशन कम होती है। तो रिड्यूस इन्फ्लेशन किस वजह से, हमने कहा अल्फा की वजह से ही होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स जितना ज़्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होने से, एग्रीगेट सप्लाई कम होने से, इससे इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, तो ये तो गलत हो गया। इंक्रीज इन इनकम, इनकम ज़्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी, उससे इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, तो ये भी गलत हो गया। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग एडी का कंपोनेंट है, आपको पता है एडी इक्वल होता है सी आई जी प्लस एक्स माइनस एम के। तो देखें जब यहाँ से जी ज़्यादा होगा तो एडी ने ज़्यादा होना है, और आपको पता है एडी के ज़्यादा होने से इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, तो दैट्स वाई डेल्टा ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो 4.13 413 का आंसर अल्फा हो गया। 414 देखते हैं। इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस कैन सपोर्ट प्राइवेट बैंक्स, कहता है जो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस है वो प्राइवेट बैंक को सपोर्ट करता है, तो हमने कहा वो प्राइवेट बैंक्स को सपोर्ट नहीं करता, ये बात जो है फॉल्स है, गलत है। इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस सपोर्ट करता है इस्लामिक बैंकिंग को, किसको करता है बच्चों, इस्लामिक बैंकिंग को करेगा, ठीक है, वो प्राइवेट बैंक्स को नहीं करेगा। ऑल्दो थोड़ी सी स्टेटमेंट वेग है कि जो इस्लामिक बैंकिंग हुई वो भी तो प्राइवेट वालों के पास होगी, तो उसको थोड़ी सी स्टेटमेंट क्लियर करनी चाहिए। तो इतने स्टेटमेंट से बात लग रहा है कि प्राइवेट बैंक को सपोर्ट करेगा, उसमें तमाम तरह के बैंक्स आ जाएंगे। हम कहेंगे नहीं, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस ओनली सपोर्ट इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम, इस्लामिक बैंक्स। 415 देखते हैं जी। 415 में वो कह रहा है विच फीचर आर नॉट इंक्लूडेड इन मार्केट इकोनॉमी। तो हमें पता है जो मार्केट इकोनॉमी होती है ये फ्री इकोनॉमिक सिस्टम होता है, ये असल में फ्री इकोनॉमी होती है हमारी, ठीक है जी, ये हमारी फ्री इकोनॉमी होती है। अच्छा जी, कहता है नॉट इंक्लूडेड, तो नॉट के वर्ड के ऊपर फोकस करना है। फ्री इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप होती है, तो ये बात सही है, तो हमने नॉट देखना है, तो ये हमारा गलत हो गया। प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, हाँ, जो फ्री इकोनॉमी होती है वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती, यानी कि लोगों के भले के लिए काम नहीं करती। सोशल सिक्योरिटी तो प्लेन्ड इकोनॉमी में होती है, इसका मतलब मार्केट इकोनॉमी में सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इसका मतलब ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, उसके बाद 416, बाकी ये दोनों मार्केट इकोनॉमी के, ये भी मार्केट इकोनॉमी का फीचर है और डेल्टा भी मार्केट इकोनॉमी का फीचर है। 16 इन लॉन्ग रन फर्म एक्सपेंड आउटपुट अनटिल, कहता है लॉन्ग रन में फर्म एक्सपेंड आउटपुट का मतलब फर्म प्रोडक्शन करता रहेगा, कब तक प्रोडक्शन करता रहेगा, हमें पता है जब तक एम सी इज इक्वल टू एम आर नहीं मिल जाता, तो वेयर इज एम सी इज इक्वल टू एम आर, बीटा, तो हमारा बीटा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फर्दर इनके लिए कॉन्सेप्ट के लिए, जब मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होगी इसका मतलब हमें अब आउटपुट कम कर देना चाहिए, और अगर एम आर ज़्यादा है एम सी से, इसका मतलब एडिशनल रेवेन्यू ज़्यादा है एडिशनल कॉस्ट है, तो ये इंडिकेशन है कि अभी हमें फर्दर आउटपुट को बढ़ाते रहना चाहिए। 17 शॉर्टेज इज डिफाइंड बाय, शॉर्टेज का मतलब ये है कि डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई हो जाए, ये शॉर्टेज है। तो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई को एक्सेस डिमांड इन अ मार्केट भी कहते हैं, तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक्सपेंशन इन डिमांड तो प्राइस की वजह से होता है ना, ठीक है ना। अगर प्राइस कम हो जाए तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड का ज़्यादा होना ये एक्सपेंशन होता है। सप्लाई मोर देन डिमांड, ये तो शॉर्टेज नहीं सरप्लस का केस है। सप्लाई इक्वल टू डिमांड, ये मार्केट इक्विलिब्रियम है। 18 विच इज इंक्लूडेड इन टू सेक्टर इकोनॉमी, बताएं इनमें से टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन इंक्लूड होगा। तो याद रखिएगा टू सेक्टर इकोनॉमी, एक होता है हमारी सिंपल इकोनॉमी, एक होता है जिसको टू सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं,
और एक हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी होता है और एक हमारा ओपन इकोनॉमी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो 2 सेक्टर इकोनॉमी होंगे उसमें 2 लोग होंगे, 2 सेक्टर इकोनॉमी में 2 लोग होंगे, कंज्यूमर होगा और प्रोड्यूसर होगा, बस। एक कंज्यूमर होगा 2 सेक्टर में प्लस प्रोड्यूसर होगा, ठीक है जी। तो ये 2 सेक्टर है। और अगर लिखा होता 3 सेक्टर इकोनॉमी तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर के साथ गवर्नमेंट आ जाता, और लिखा होता 4 सेक्टर इकोनॉमी या ओपन इकोनॉमी तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा फॉरेन ट्रेड यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आ जाता हमारा, ठीक है जी। तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, कंज्यूमर प्लस गवर्नमेंट नहीं, गलत। फर्म एंड बिजनेस, फर्म एंड बिजनेस एक ही चीज़ के दो नाम है। हाउस होल्ड एंड बिजनेस ये सही है, हाउस होल्ड कंज्यूमर हो गया, हाउस होल्ड क्या हो गया बच्चों, कंज्यूमर हो गया, और बिजनेस क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट वन, और ये भी गलत है। चलिए 19 देखते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो है, इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मीन क्या है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज मेंट बाय एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी असल में है क्या। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में ये होता है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो ग्रेटर देन होता है गवर्नमेंट रेवेन्यू, और आपको पता है गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू होता है टैक्स रेवेन्यू, तो दैट्स वाई हम इसको टैक्स रेवेन्यू भी लिख लिया करते हैं। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा तो आपको पता है कि मुल्क में इंडस्ट्रीज लगेंगी, फैक्ट्रीज लगेंगी, बिल्डिंग्स बनेंगी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बनेंगी, रोड्स बनेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होंगी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हो जाए और गवर्नमेंट लोगों से टैक्सेस कम ले रहा है, इसका मतलब जो बिजनेसेस हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, वो भरपूर तरीके से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने से, और वैसे भी देखा जाए जैसे मैंने अभी ऊपर आपको एग्रीगेट डिमांड की एक इक्वेशन बताई थी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू CIG। तो देखें अगर गवर्नमेंट ज़्यादा हो रहा है तो उससे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी, और आपको पता है जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाए तो उससे क्लासिकल इकोनॉमिक्स के डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, जी ज़्यादा हो जाए, तो आपको पता है उससे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है। तो यहाँ से हमेशा याद रखिएगा जब से एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी तो 3 विंग्स ओपन हो जाएंगे। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होने से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है जी। और फुल एम्प्लॉयमेंट के करीब जाएंगे, यानी कि हमारी एम्प्लॉयमेंट मुल्क में बढ़ना शुरू हो जाए। ऑब्वियस बात है जब इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगेंगे लोगों को रोजगार मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पॉजिटिव सरप्लस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का। अब देखते हैं, अब देखें ये कॉन्सेप्ट माइंड में होगा तो ऑप्शन पढ़ते ही फौरन क्लिक कर जाएंगे बातें। अच्छा जी, तो ऑप्शन में कह रहा है कि नेशनल इनकम एंड आउटपुट राइज, हमने कहा बिल्कुल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब आउटपुट राइज करेगा, नेशनल इनकम ज़्यादा होगी, तो अल्फा करेक्ट हो गया। एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, हमने कहा नहीं भाई फुल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, तो जो बीटा ऑप्शन हो गया वो हमारा ये गलत दिया हुआ उसने। अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, बिल्कुल सही बात ये, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, तो चार्ली ऑप्शन इज दी करेक्ट वन। तो सिलेक्ट 2 करने थे तो अल्फा और चार्ली दोनों करेक्ट हैं, तो डेल्टा पढ़ लेते हैं बरकत के लिए, पता ही वो गलत ही होना है। एक्सपोर्ट डिक्रीज गलत बात, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, तो डेल्टा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट MCQ ऑफ द डे, अब बाकी रिमेनिंग चलता रहा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 420, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन रिसेशनरी फेज, रिसेशनरी फेज या रिसेशन फेज में बताएं इनमें से कौन सा काम नहीं होता, ठीक है जी। अब सबसे पहले हमें देखना कि ये रिसेशन फेज होता क्या है। रिसेशन फेज बिजनेस साइकिल का वो फेज होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बिजनेस साइकिल की यहाँ पे एक छोटी सी तस्वीर बना लें, दिस इज माय बिजनेस साइकिल, ठीक है, ये बिजनेस साइकिल का बूम है। अगर हम यहाँ से बात करें ये बिजनेस साइकिल का बूम है, और यहाँ से बिजनेस साइकिल का डाउन टर्न स्टार्ट होता है, और अगर डाउन टर्न सेंटर तक पहुंच जाए डीप तो ये वाला पॉइंट हमारा रिसेशन होता है, ये हमारा रिसेशन होता है, और सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो डिप्रेशन होता है, आपको पता है, ठीक है, वो हमारा डिप्रेशन होता है। तो रिसेशन में वो कहता है डज नॉट हैपन, तो अपने नेगेटिव को जरा माइंड में रखना है। अच्छा, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे देखिए हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, यानी कि ये रिसेशन में ऐसा हो रहा होता है। हमने किसको देखना है, जो नहीं हो रहा, तो ये
रिसेशन में हो रहा होता है, ठीक है। तो ये बात सही है, क्योंकि नॉट देखना है तो दैट्स वाई गलत हो गया। इंक्रीज रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो जब हमारी इकोनॉमी रिसेशन में जाती है तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं होता बल्कि डिक्रीज होता है। तो डज नॉट कहा था तो हम कहेंगे रिसेशन में रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज डज नॉट नहीं होता। तो ये हमारा बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जब हमारी इकोनॉमी में रिसेशन होता है तो याद रखिएगा रिसेशन की वजह से ये जो एग्रीगेट डिमांड है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है, तो एग्रीगेट डिमांड कम होती है, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड के कम होने की वजह से हमारी इकोनॉमी इस पॉइंट से इस इकोनॉमी में आ जाती है, इस पॉइंट पर आ जाती है, तो प्राइसेस कम होती हैं। एग्रीगेट डिमांड के कम होने से प्राइसेस कम होती हैं, यानी कि इन्फ्लेशन डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती। क्योंकि डज नॉट कहा था तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। बैंक क्रेडिट डिक्रीज, बिल्कुल ये बात सही है। रिड्यूसिंग बिजनेस कॉन्फिडेंस, बिल्कुल रिसेशन में बिजनेस कॉन्फिडेंस भी कम होता है, बैंक क्रेडिट भी कम होता है, क्योंकि नॉट चाहिए था तो ये अल्फा चार्ली डेल्टा, ये रिसेशनरी फेज की हकीकत बातें, ये ट्रू बातें हैं। नॉट कौन सा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी डिस्कशन होगी। तो क्योंकि नए एमसीक्यूज थे तो मैंने कहा इनकी पहले डिस्कशन कर लूँ, कुछ प्रीवियसली एमसीक्यूज की डिस्कशन रहती है वो इंशाल्लाह ताला आई विल अपलोड सून। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।